तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि यार 166 रैंक आ गई सीएचएसएल में। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कारगिल जीत गए थे। एक जंग खत्म सी हो गई है। शांति सी एक। तो हम्म। अमन, जैसे आपने प्रिपरेशन कभी स्टार्ट करी होगी तो क्या मोटिवेशन थी एसएससी एग्जाम्स को चूज करने की आपकी? ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड अगर कोई भी एक जॉब नहीं लगी तो खाने पीने की दिक्कत आ सकती है। एसएससी एग्जाम्स की जर्नी आपने कभी स्टार्ट करी अपनी? अगर रैंडम पूछे तो मार्च 2023 से मैंने डिसाइड किया था कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं, तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था। बट ऑफिशियली अगर मतलब प्रॉपर फोकस वे में मैंने सितंबर 2023 से शुरू किया था। ठीक है। तो काफी लोगों का सवाल रहता है यार इंजीनियर बन गए तो एसएससी की नौकरी क्यों खा रहे हो? इंजीनियर बनो और वहीं से जॉब करो। व्हाई एसएससी ओवर इंजीनियरिंग? तो उसके लिए ऐसा है कि मैंने किया था, ऑफ कोर्स मैंने इंजीनियरिंग ही करी मैंने, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया किसी कारण से वजह से। तो इस वजह से मैंने वहां से छोड़ के फिर मैं इसमें आया। और ये एक बहुत बड़ी जर्नी का जस्ट एक पार्ट है। मैं यहाँ पर स्टिक नहीं करने वाला हूँ सिर्फ। ओके, तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके इंडिपेंडेंस। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड मतलब जो भी सोच सकते हैं अपन, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग एक छोटी सी जॉब लगा ली तो फ्रीडम मिल गई, बट ऐसा होता नहीं है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का भी फाइनल रिजल्ट आया था। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया और उन्हीं में से एक हमसे जुड़े हैं आज अमन श्रीवास्तव। इनका एसएससी सीएचएसएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 166 आया है। तो जानेंगे इनसे किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी और बाकी सारी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि यार 166 रैंक आ गई सीएचएसएल में? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कारगिल जीत गए थे। एक जंग खत्म सी हो गई है। शांति सी एक। शांति है। तो हम्म। अमन, जैसे आपने प्रिपरेशन कभी स्टार्ट करी होगी तो क्या मोटिवेशन थी एसएससी एग्जाम्स को चूज करने की आपकी? ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड अगर कोई भी एक जॉब नहीं लगी तो खाने पीने की दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि भाई पहले मतलब ऐसा हो जाए कि हम एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना अ, रोटी पानी चलता रहे, उसके बाद तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो एसएससी एग्जाम्स की जर्नी आपने कभी स्टार्ट करी अपनी? अगर रैंडम पूछे तो मार्च 2023 से मैंने डिसाइड किया था कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं, तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था। बट ऑफिशियली अगर मतलब प्रॉपर फोकस वे में मैंने सितंबर 2023 से शुरू किया था। ठीक है। तो कहाँ से पता चला कि एसएससी एग्जाम्स करके कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप सेंटर लेवल के लिए रिक्रूट हो सकते हैं? रैंडमली सर्च किया है, किसी ने गाइड किया इस चीज को लेके? नहीं, गाइड किसी ने नहीं किया। मतलब मैंने रैंडमली सर्च किया था पूरा एआई वगैरह से कि मतलब एक तरीके से जॉट डाउन किया जाए कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन सी आसानी से लग सकती है, किसमें इंटरव्यू नहीं है, हम्म। ऐसे। ओके। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे आपने प्रिपरेशन, ग्रेजुएशन कैसे करी आपने, हायर सेकेंडरी कैसे कवर हुआ आपका, वो सारी चीजें, और कैसे थे आप बचपन से पढ़ाई में? पढ़ाई में मेरा हमेशा से जो स्कोर रहा है वो हमेशा एवरेज से थोड़ा ज्यादा रहा है। ना ही टॉपर में आता हूँ मैं, ना ही एवरेज में आता हूँ, हमेशा थोड़ा सा एवरेज से बेटर बस। ये पोजीशन रही है। दूसरा, 10th तक मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है। हम्म। एंड 11th 12th मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किया था, क्योंकि जनरली 11th 12th का वही पैटर्न रहता है, आपको जेई निकालना होता है तो आप प्राइवेट से करते हो। उसके बाद फिर मेरी क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैंने करी है कंप्यूटर साइंस से, ट्रिपल आईटी श्री सिटी से हम्म। बीटेक किया हुआ है। तो काफी लोगों का सवाल रहता है यार इंजीनियर बन गए तो एसएससी की नौकरी क्यों खा रहे हो? इंजीनियर बनो और वहीं से जॉब करो। व्हाई एसएससी ओवर इंजीनियरिंग? तो उसके लिए ऐसा है कि मैंने किया था, ऑफ कोर्स मैंने इंजीनियरिंग ही करी मैंने, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया किसी कारण से वजह से। तो इस वजह से मैंने वहां से छोड़ के फिर मैं इसमें आया। और ये एक बहुत बड़ी जर्नी का जस्ट एक पार्ट है। मैं यहाँ पर स्टिक नहीं करने वाला हूँ सिर्फ। ओके, तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके इंडिपेंडेंस। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड मतलब जो भी सोच सकते हैं अपन, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग एक छोटी सी जॉब लगा ली तो फ्रीडम मिल गई, बट ऐसा होता नहीं है।
तो मैं स्पिरिचुअली भी काफी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड बाकी फाइनेंशियली तो अपना अभी एसएससी हो ही गया है, और हम्म। बाकी चीजें भी कर रहा हूँ। तो मेजरली एक जॉब सिक्योरिटी मैं मान सकता हूँ कि आपने सीएचएसएल इसलिए लिया क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट सेक्टर में यस। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। यस। यस। ओके। सो जैसे आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी तो पहला आपने मॉक लगाया होगा, कभी देखा होगा पेपर का लेवल कैसा है, तो क्या फीलिंग आई देख के और उसमें स्कोर क्या था आपका पहले मॉक में? सबसे पहला मैंने मॉक दिया था, और उसमें मेरा स्कोर आया था 80 के अराउंड। सीएचएसएल का ही लगाया था मैंने। तो अभी जैसे आपने प्रिपरेशन करी अपनी, तो पहले मॉक में आपका 80 नंबर आया, तो आपको आपने कट ऑफ भी देखी होगी कितनी जा रही है प्रीवियस ईयर्स की, तो कैसे हम्म। लगा कि मैं कर सकता हूँ ये? सिलेबस को देख के क्या इंट्यूशन आई पहले? सिलेबस मैंने वही देखा कि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एंड कट ऑफ उस समय के अराउंड, क्योंकि आप जब एकदम स्टार्ट करते हो तो आपको पूरा पता नहीं होता है, तो जो हम्म। मैंने कट ऑफ देखी थी उस समय 112 113 ऐसे कुछ जा रहा था। ओके, कौन से साल की कट ऑफ देख लिया आपने? 112 सी ये साल की? सीजीएल की देख ली थी शायद। गया था सीजल ना एक की? बार कम कर 2022 में। अच्छा, सीजल की 2022 की देखी होगी आपने, सीएचएसएल की तो काफी ज्यादा हाँ। भी। हाँ, तो बस मैंने एक ही देखी थी, मुझे लगा था यही इसी के आसपास जाती है, कितना वेरिएशन आ जाएगा 120 110 बस। ओके। तो मैंने हम्म तो मैंने देखा सब्जेक्ट्स कितने हैं, हम्म। और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग थे, उतने से 150 मार्क्स बन रहे थे। मैंने बोला जीएस भाड़ में जाए, अपन हिंदी में से कर लेंगे। ओके, ठीक है। मतलब तुमने गलत चीज देख ली, हालांकि सीएचएसएल के हिसाब से तो सीएचएसएल की तो उस टाइम पे भी अच्छी खासी कट ऑफ थी, बट नहीं नहीं, सही है। पॉजिटिवली फॉर यू, क्योंकि वो देखा आपने तो आए, तैयारी स्टार्ट करी, तो फाइनली यू मेड इट विद अ वेरी हाई कट ऑफ एज वेल, राइट? नहीं, इसमें बस एक छोटा सा की पॉइंट ये था कि मैंने स्टार्ट वैसे किया था, लेकिन इन जर्नी जर्नी के दौरान मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करता था। तो मैंने बीच में मेरे को ये समझ में आ गया था कि इन तीनों से बात नहीं बनेगी, तब मैंने जीएस को पकड़ा और फिर अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज किया। ठीक है। तो तैयारी कैसे स्टार्ट करी आपने? रैंडम सोर्सेज फॉलो करे स्टार्टिंग में, या क्या क्या चीजें ढूंढी? कैसे प्लान बनाया अपना कि यार मैं इस तरीके से प्रिपरेशन लेके चलूंगा, इस ईयर को टारगेट करूंगा? और पहला अटेम्प्ट कैसा था आपका, कब था? पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता देता हूँ कि 2017 में पेरेंट्स ने बोला दे दो तो दिया है, वो पहला अटेम्प्ट हो गया। पढ़ा लिखा 2000? कुछ नहीं। ओके। 17, जब वो 12th पास करी उन्होंने बोला कि दिया हो तो दिया है, ओके। वैसा वाला सीन। हम्म। फिर उसके बाद मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसी समय वापस से सीजीएल या सीएचएसएल पेपर आ गए थे 2023 में। हम्म। लाइक मैंने आपको बताया ना, सितंबर से मैंने शुरू किया तो उसी समय पेपर आ गया, तो वो एक अटेम्प्ट दिया था प्रैक्टिस के लिए। बट मैंने सोचा एंड टारगेट यही वाला अटेम्प्ट किया था 2024 का, और वही निकला मेरा, तो उसको मैं अपना एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट मानता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या हम्म। थी जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी? तो होता है ना कि कोई बताता है कि यार ये बुक ले लेता हूँ, ये सोर्स फॉलो कर लेता हूँ, या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता हूँ, तो वो चीज क्या है? हम्म। मतलब ये डायरेक्शन मिली तैयारी को लेके? तो मेरा ऐसा था कि मुझे पता था कि अ, हर किसी का अपना अलग अलग रहता है, किसी के हम्म। लिए कोई चीज काम करती है, कोई नहीं करती। तो मैंने काफी सारी यूट्यूब पे देखने की कोशिश करी, और मैंने ये कॉमन निकाला कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए काम कर रही हैं, ज्यादा टॉपर्स के लिए काम कर रही है, व्हाट इज कॉमन, कॉमन एरिया क्या है। तो हम्म। पहले मैंने सोचा कि यार अपना बाद में देखेंगे, पहले कुछ कॉमन पॉइंट जिससे सब एग्री कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मेरा कवर हो जाए। तो हम्म। मैंने वैसा स्टार्ट, मतलब जल्दी ऐसे स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, तो उसके लिए फिर कॉमन टॉपिक्स की वीडियो सर्च की होंगे आपने यूट्यूब पे करने के लिए, राइट? हाँ, मैंने देखा कि कॉमन लोग क्या कवर कर रहे हैं, और फिर उसके लिए सब मैंने, खान सर का नाम चल रहा था तो खान सर का थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, हम्म। लेकिन आगे जाके पता चला इट वॉज अ मिस्टेक, तो फिर मैंने चेंज किया। ठीक है। तो मतलब वो किस तरीके से, एसएससी स्पेसिफिक या कुछ और चीजें? नहीं नहीं, एसएससी का नहीं पढ़ाते हैं, वो तो यूपीएससी का पढ़ाते हैं खान अच्छा। सर। तो आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आपने उनका चैनल देखा और क्यों आपको लगा कि मिस्टेक हुई? इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि जीएस पूछते हैं मुझे, मैंने आज तक जीएस नहीं पढ़ी थी, पहले तो मेरी जीएस बिल्कुल जीरो थी। तो हम्म। मेरे को लगा जीएस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, एंड उसको हम्म। डीप में पता होना चाहिए, और डीप में उस समय खान सर पढ़ा लेते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हम्म। तो मुझे समझ में भी आ रहा था जीएस में वही हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हम्म। इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ा रहे थे, तो मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया। हम्म। बट मेरे पढ़ते पढ़ते 2 महीने निकल गए, एंड मेरे नोट्स भी पूरे नहीं बने थे, मेरा सिलेबस भी आधा भी नहीं हुआ था, जीएस जीएस का मात्र। हम्म। तो मैंने उसी हिसाब से एक कैलकुलेशन लगाया कि यार इससे तो मेरे 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। ऑब्वियसली एसएससी के लिए और यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा हमें अपने आप को
रोकना पड़ता है कि यार इतने एग्जाम रेलिवेंट चीजें ये हैं तो हमें इतनी ही करनी है, ज्यादा पढ़ेंगे तो भी हम सिलेक्शन से बाहर ही हो रहे हैं, या इरेलेवेंट एग्जैक्टली। कहीं और चीज को टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने क्या अभी कोर्सेज वगैरह कैसे आपने ओप्ट करे, और आपने डायरेक्टली ये क्यों नहीं सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा? मेरे साथ डिस्ट्रैक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हम्म। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार एक जगह से एक कोर्स ले लेते हैं, ताकि एक साथ जुड़ के एटलीस्ट खत्म हो जाए एक बार, फिर अपना देख लेंगे कैसे करना है। तो इसलिए मैंने मतलब सेल्फ स्टडी मतलब किया तो सेल्फ ही है, लेकिन एक तरीके से पूरा ऐसे नहीं किया कि यूट्यूब से थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया। हम्म। ठीक है। आपने आरबी का ऑफिसर बैच भी ज्वाइन किया था, तो क्यों आपने ज्वाइन किया, वो हाँ, मेन रीजन क्या था उसे ज्वाइन करने का? मेन रीजन ये था कि मेरे को CHSL जब मैं एग्जाम देके आया था, या CGL का देके आया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, उस समय मिल गया था बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि हम्म। मैं जहां से पढ़ रहा था जैसे ही पढ़ रहा था, तो हम्म। वो चीजें उससे बाहर आ गया मतलब सवाल। अच्छा। एंड एक एस्पिरेंट जो पूरे दिल से तैयारी कर रहा है और उससे कुछ बाहर पूछ ले तो उसको बहुत ज्यादा हट हो जाता है। मेरे को तो बहुत ज्यादा हो गया था कि यार ऐसे तो कुछ गारंटी नहीं है ना, हो सकता है मैं पूरे साल पढ़ता रहूं अगले साल भी ना हो। तो हम्म। फिर मैंने ये चेंज किया कि मैं किससे पढूं। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आप मिले थे मेरे को। अच्छा। तो फिर मैंने आपकी बातें सुन के फिर ऑफिसर बैच ज्वाइन किया। ओके। तो रेलिवेंसी का आपको लगा कि जहाँ पे आप पहले पढ़ रहे थे वहां पे जो चीजें थी वो एग्जाम रेलिवेंट नहीं थी, कि आप पढ़ने के बाद भी? एग्जाम एग्जाम रेलिवेंट था, बट 10 में से 8 पढ़ा रहे थे, 10 में से दो चीजें मिस कर रहे थे, हाँ, तो छोड़ रहे थे। दो चीजें छोड़ देंगे 80% पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना आज के टाइम पे, कट ऑफ ही जाती है 80%। ये तो नहीं बनेगी बात। ओके। तो फिर अपना शेड्यूल बताइए, आप प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो शेड्यूल क्या रहता था, सुबह कितना पढ़ते थे, कितने बजे उठते थे, एंड कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन करते थे पढ़ाई के लिए? मैंने फैमिली को बोल दिया था कि देखो मुझे पता है कि SSC 1 साल का गेम है और मैं उसको 1 साल में निकाल भी दूंगा। तो हम्म। मुझे आपसे 1 साल का कोऑपरेशन चाहिए पहले तो। कोई हम्म। भी काम होगा मैं नहीं करूंगा। हम्म। इस तरीके से मैंने बोल दिया था। तो मुझे पूरे दिन में कभी भी ऐसा फील नहीं, एक कंपल्शन फील नहीं होता था कि यार मुझे घर जाना है या ये करना है। हम्म। लाइक एक फ्रीडम हुआ थी मेरे पास। तो हम्म। इस चीज के लिए फैमिली काफी सपोर्टिव थी। तो इस वजह से मेरा दिन ऐसा चलता था शुरू शुरू में कि मैं जोश जोश में उठा 4 बजे, थोड़ा हम्म। पढ़ लिया, फिर पूरे दिन डिस्टर्बेंस चल रहा है, फिर उसके बाद पढ़ लिया। तो ये सब चीज चलता था, लेकिन मैंने किताब वगैरह पढ़ी और फिर अपना डे ऑप्टिमाइज किया। तो मैं आपको ऑप्टिमाइज डे बताता हूँ। ऑप्टिमाइज हम्म। डे ऐसा था कि मैं सुबह उठता था अपना 4 या 5 बजे के आसपास। फिर मैंने कुछ अपना 1 घंटा पढ़ लिया, जो हम्म। आप रिवीजन का बताते थे शुरू में। जो फुल डे किया उसका रिवीजन करना है सुबह उठ के। रिवीजन किया उसका, उसके बाद उसको बंद करके फिर नहा धो के अपना लाइब्रेरी चले गए खा पी के। हम्म। लगभग कितने बजे के, 8 8 साढ़े 8 बजे के या 9 बजे के आसपास लाइब्रेरी चले गए। फिर लाइब्रेरी से अपना वापस आए लगभग 7 या 8 बजे के आसपास। ठीक है। उसके बाद भी आगे कुछ पढ़ते थे या नहीं, बस इतना हो गया? उसके बाद मैं बोलता था कि मेरा SSC का खत्म, अब मेरा पर्सनल लाइफ शुरू। फिर मेरे को गिटार बजाना है, जिम जाना है, या कुछ बुक रीडिंग करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा कुछ करता था। ओके। जैसे लाइब्रेरी में आप इतने लंबे टाइम के लिए बैठ रहे हो, सुबह 8 साढ़े 8 बजे जा रहे हो और शाम को आ रहे हो, तो इस दौरान क्या लाइब्रेरी में लगातार पढ़ पाते थे, या बीच में डिस्ट्रैक्शन होती थी, या फिर बीच में ब्रेक्स कैसे लेते थे, खाना भी खाना होता होगा, टी ब्रेक भी होता होगा, तो वो किस तरीके से मैनेज करते थे? पहले तो वही अगेन रैंडम था, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज किया कैसे कि आपकी वीडियो देखी एंड बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्हें बोला पोमोडोरो यूज करो। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मैं करता था कि एक आधे घंटे का या 45 मिनट्स का सेशन लगा लिया। उस समय मुझे नहीं उठना चाहे कुछ भी आ जाए। हम्म। उसके बाद मैं फिर 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेता था, थोड़ा हम्म। घूम लिया, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली। हम्म। फिर अगर 3 या 4 सेशंस हो गए पोमोडोरो के तो फिर लंच कर लिया। ओके। ऐसे ऐसे इस तरीके से करता था मैंने। एक। एंड इट वाज नॉट लाइक कि हर दिन मेरा इतना ही अच्छा चलता था। देयर वर डेज जब बिल्कुल मैंने 5 मिनट की मूवी लगाई एंड देन पूरे दिन में मूवी खिंच गई। हम्म। तो ऐसा भी होता था। ओके। तो ऐसा नहीं होता था जैसे मान लो एक दिन पूरा आपने मूवी में गवा दिया, तो अगले दिन जब पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर थोड़ा नेगेटिविटी सी आ रही है या मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल होता था। एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपको बुरा ही नहीं लगेगा तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। तो ठीक। मुझे बुरा लगा और मैंने उसको ठीक किया एंड आई गॉट बेटर इन दैट। ओके, तो अगर एवरेज में पूछो तो कितने नंबर ऑफ आवर्स आपके निकल जाते होंगे डेली पढ़ने के? पहले 4 घंटे निकलते थे हम्म। एंड जनवरी तक मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ा के 5 घंटे किए। हाँ, तो स्टार्टिंग में मतलब कितने महीने तक आपका 4 to 5 आवर्स रहा पढ़ने का आउटपुट डेली का? मेरा 5 to 6 मंथ्स। 5 to 6 months। ओके। सो आई थिंक जो जैसे आपका बैकग्राउंड रहा है तो उसने भी काफी आपको सपोर्ट किया होगा एसएससी की प्रिपरेशन में, जैसे आपने बीटेक की थी तो ट्वेल्थ के बाद यू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड, राइट?
तो थोड़ा माइंड हम्म। ओपन होता है उस चीज के लिए। तो क्या लगता है कि उससे बेनिफिट हुआ एसएससी एग्जाम्स में? अगर मेरा ये बैकग्राउंड नहीं होता तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाता। इट वाज इंजीनियरिंग दैट हेल्प मी टू और ऑप्टिमाइज एट एवरी पॉइंट इन दिस जर्नी। लेकिन there are many people who don't have this background but they are able to do it and with a very good rank. So what is your हाँ, take on this? ऐसे कोई से भी टॉपर से मुझे मिलवाओ जिसने एक साल में निकाला हो एंड उसने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या बोलते हैं उसका ना रहा हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय लग जाता है बहुत सारा, ओके। लेकिन इंजीनियरिंग ने इस समय को शॉर्ट डाउन किया है। ओके, ठीक है। तो ये इंग्लिश कैसी थी आपकी पहले, मतलब वोकैबलरी वगैरह या बाकी सारी चीजें, रूल्स वगैरह? ग्रामर जीरो हम्म। एंड वोकेबलरी, मतलब ऐसे कभी याद नहीं करता था, ठीक ठाक ही थी। एंड बस अंडरस्टैंडिंग वाला जो एक पिलर होता है एसएससी की इंग्लिश में, वो हम्म। वाला मेरा स्ट्रॉन्ग था, लाइक कॉम्प्रिहेंशन ये सब। क्योंकि मैं साउथ में गया था तो आई वाज फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इस वजह से बोलने वाला पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो जाता था, लेकिन ये वोकैब वगैरह जीरो थी। ठीक है, जैसे आपने बताया 80 नंबर आए थे आपके पहले मूव में, तो उसमें इंग्लिश में कितने थे? अब ये तो याद नहीं है, लेकिन मैंने जब मॉक दिया भी करता था तो आई थिंक 50 में से 30 आ जाते थे, 30-35। ठीक है। तो और मैथ्स, रीजनिंग, जीके का अगर हम लगाएं पहले मॉक से कंपेयर करते हुए, तो कैसा रहा होगा स्कोर? थोड़ा आइडिया दो, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक पहुंचे। हाँ हाँ। तो अप्रोक्सीमेट अंदाजे से क्या रहा होगा, बस ये बता दीजिए आप। हाँ, मेरे ख्याल से इंग्लिश में 30-35 रहा होगा, हम्म। एंड रीजनिंग में भी 30 के आसपास रहा होगा। हम्म। हम्म, और इंग्लिश में बचा कुचा जीएस का तो बहुत ही कम रहा होगा। ठीक है, जीरो मान लेते हैं, चलो। ठीक है। हाँ जी, मान लो। नहीं, क्योंकि जीएस में उस समय लिटरली ऐसा था कि मैं या तो तुक्का मारता था, चल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन इसका आंसर हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, जब मैंने भी तैयारी करी थी तो मेरा भी बीटेक बैकग्राउंड रहा है, तो साइंस में होता था कि है। साइंस के क्वेश्चन ठीक हो जाते थे जनरली। 5 क्वेश्चन साइंस के आते थे तो 3 सही हो जाते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स के। और बाकी ये आता कि 6 नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए, ऐसे आ जाते थे तुक्के से। जब एग्जाम दे रहे थे आप, एक्चुअली एग्जाम से कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले चला जाऊं, तो उस टाइम पे मुक्का स्कोर क्या रहता था आपका? सीएचएसएल में मेरा स्कोर आता था 140-145 ऐसे। और एक्चुअल एग्जाम में कितने बने आपके? 148 या 149.5 ऐसे कुछ है। आपकी कैटेगरी रॉ। में? रॉ। रो इतने बने? कैटेगरी है आपकी कोई? हाँ, यू मतलब नहीं, अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी है, तो नॉर्मलाइज कितना बना आपका 149 का? 160 से 166.5 समथिंग हो गया था। हाँ, तो इट मीन्स इट वाज योर हार्ड शिफ्ट, मतलब हार्ड शिफ्ट में इतने बड़े होंगे 18, जो हार्डेस्ट शिफ्ट। हाँ, ओके। हार्ड शिफ्ट के हिसाब से 149 इज गुड। तो ओवरऑल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता है आपका मूव्स का? किस तरीके से यही रहता है कि करते सेक्शन? पहले मैथ्स, पहले हम्म। मैथ्स, ओके। फिर रीजनिंग, हम्म। एंड एंड देन इंग्लिश एंड देन जीएस। ओके। तो फिर आप स्किप कर पाते थे क्वेश्चंस? कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई जीके सेक्शन पे पहुंचे और बचा 3 मिनट और क्वेश्चंस ही छूट गए सारे के सारे? ऑफ कोर्स देवर डेज जब ऐसा होता था, लेकिन बिकॉज काफी सारे टेस्ट दिए हैं तो धीरे धीरे इस तरीके से मैं एक पैटर्न पे सेट हो गया कि यार मुझे टाइम की क्लॉक को देखना है कि कितना टाइम हो गया है, एंड उस हिसाब से मुझे पेपर में अपनी स्पीड को चेंज करना है। जैसे कि मेरा आता था कि लगभग 35 अगर टाइम दिख रहा है कि हम्म। 35 मिनट्स रह गए हैं, तो मेरा मैथ सेक्शन उतने में हो चुका होना चाहिए। ओके। बट अगर नहीं हुआ है, यानी कि मैं अपनी स्पीड से पीछे चल रहा हूँ, मुझे अब आगे वाले सेक्शन से इतना टाइम उठाना है कि मैं वापस आ सकूँ मैथ्स पे। हम्म। फिर 20 मिनट तक पहुंचते पहुंचते इंग्लिश, सॉरी, रीजनिंग खत्म हो जानी चाहिए। हम्म। रिवर्स टाइम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद 10 मिनट तक पहुंचते पहुंचते मेरी इंग्लिश खत्म हो जानी चाहिए, और 5 एंड लिए? 5 मिनट में जीएस खत्म हो जानी चाहिए। ओके। तो कभी ऐसा नहीं लगा जैसे ये जो आप टाइम का गेम खेल रहे हैं ये उल्टा पड़ जाए? क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रेशन कर रहे हैं, ध्यान नहीं गया 35 मिनट पे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि मतलब मेरा एक कांस्टेंट रहता था। मतलब मैं जैसे ही थोड़ा सा 2-3 सवाल लगा लिए, फिर टाइम देखा, अच्छा 3 मिनट बीत गए हैं और मेरे केवल 2 ही सवाल हुए, इसका मतलब मुझे पूरी पास पूरी करनी है। मतलब एक कांस्टेंट चेक रहता था हमेशा टाइम के साथ। ओके। ऐसा नहीं होगा एकदम से कि मैं 35 में जाके शॉक हो गया कि यार मेरा हुआ नहीं अभी तक। हम्म। ठीक है, प्लानिंग है अपनी जिस तरीके से सेट बैठ जाए। तो आपने ये नहीं सोचा कि जो हाँ। दूसरी ट्रिक जो जनरली सब लोग यूज करते हैं, मैं भी बताता हूँ, कि वो ट्राई करनी चाहिए थी कि पहले जीके कर लो, इंग्लिश कर लो, वो 15 मिनट में निमट ही जाएगा। तो फिर रीजनिंग कर लो और फिर मैथ्स कर लो, क्योंकि फिर रिस्क रहेगा नहीं कुछ भी, मान लो टाइम कम रहा या कुछ क्वेश्चन छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया था, मैंने उसको सुना भी था, एंड बाकी लोगों ने भी बताया था, वो भी किया, मैंने ट्राई किया, बट वो मेरे लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, एकदम लास्ट में मैथ्स बची है,
हम्म। अब वही तुम्हारे पास मिनट है तो तुम्हें उसी में सॉल्व करना है। लेकिन जब मैं मैथ्स को पहले करता था तो उससे ये होता था कि हम्म। मुझे ये पता है अब कि इंग्लिश और रीजनिंग को तुक्का मार के आगे बढ़ाना है या हम्म। फिर उसमें टाइम देना है। ठीक है। तो मैं वहां से टाइम चुराता था और मैथ्स में लगाता था। ठीक है, मतलब ओवर ऑल्दो ये थोड़ी सी अजीब स्ट्रेटेजी मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग का पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 मिनट में हो और पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए रीजनिंग का भी, तो इट में बी डिसास्टर्स अ बिट। बट ठीक है, हैबिट हो जाती है तो एवरीथिंग वर्क्स फाइन, राइट। हम्म। ओके। हाँ। तो अब जैसे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, आपने तैयारी स्टार्ट करी तो क्या शेड्यूल रहता था? जो डेली टारगेट्स आपको मिलते थे आप उसे फॉलो करते थे, उस हिसाब से लेके चलते थे चारों सब्जेक्ट्स को, या स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट जैसे हम करते हैं, या फिर उसमें आपने अपना प्लान बनाया कि नहीं मैं इस चीज को अलग तरीके से करूंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरीके का है तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी? शुरू में आई वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड कि जैसा सर बता रहे हैं वैसे ही चलना है। ठीक है। और मैं करने की कोशिश किया, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने आपका टारगेट पूरी तरीके से फॉलो कर पाया हूँ। हमेशा 80% या 70% तक ही कर पाता था। हम्म। इस वजह से बैकलॉग होता गया, बैकलॉग होता गया, और मैं आपसे वीडियो कॉल पे आके पूछता बेटा कि सर मेरा 1 महीने का बैकलॉग हो गया, कैसे करूँ कि यार दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो मैं। याद है मुझे, सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं मेरे पास जब से ज्वाइन किया था, और अब तक बीच बीच में जो तुम्हारे मैसेजेस आते रहते थे। आए हाय। हाँ। तो मैं बेसिक मैंने आपको बता दिया कि मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाता था। फिर आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अगर मैं आरबी से पढ़ रहा हूँ एंड बाकी और भी लोगों ने बैच ले रखा है वो भी पढ़ रहे हैं, तो हम्म। हम सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि जॉब्स तो उतनी ही है। नहीं, सब फॉलो भी नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके साथ में चले थे अब, या पहले कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कवर किया, या किस तरीके से आपने उसे चीजों को करा? ये हम जब आपसे ज्वाइन किया उसके बाद का बताना या शुरू से बताना? शुरू से। शुरू में तो मैंने ये सोचा कि जो मेरा सबसे वीक पॉइंट है मैं पहले उसको कवर करूँ ठीक ताकि है। एग्जाम में मैं उसको संभाल पाऊँ। तो जीएस वॉज माई वीकेस्ट पॉइंट, तो मैंने खान सर से जीएस पढ़ना शुरू किया। हम्म। फिर मुझे पता चला कट ऑफ बहुत कम जाता है, जीएस को मैंने बोला छोड़ो, केवल मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश से हो जाएगा, तो मैंने मैथ्स कवर। ठीक है। फिर। फिर वहां से भी बात नहीं बनी, मैंने को बताया कि 10 में से 8 चीज पढ़ा रहे थे, वहां हम्म। से छोड़ा मैंने। फिर मैंने आपको ऑफिसर बैच लिया, आपने बोला कि सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, और तब तक मैं कन्विंस हो गया था कि सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो मैंने वैसे ही किया। शुरू हम्म। में 3 सब्जेक्ट आप बताते थे, मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग, मैंने वो कवर किया, रीजनिंग खत्म हो गया। फिर हम्म। उसके बाद जीएस शुरू किया, एक एक सब्जेक्ट जैसे जैसे एक एक लेक्चर होते थे। ठीक है। फिर जब वो भी पार्शली तक कवर हो गया, मुझे समझ में आ गया कि इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, फिर मैंने केवल जीएस के लिए स्ट्रेटेजी चेंज करी। तो जीएस में आपने जो चीजें थी उसे थोड़ा कंसाइज किया या कैसे किया, मतलब उसे कम किया या ज्यादा किया? जीएस में मैंने एक्चुअली पीवाईक्यू सब लोग पूछ रहे थे, राइट, पूरा का पूरा पीवाईक्यू से आता है। तो हम्म। मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया कि किस तरीके से एसएससी जो पूछ रहा है, हम्म। और फिर वापस थ्योरी में जाके देखा कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने चाहिए, हम्म। एंड वापस से फिर पीवाईक्यू पे गया। मैं बैक एंड फोर्थ गेम खेलता था, एंड बाकी फिर जो टॉपर्स बताते हैं उसको भी सुनता रहता था। मतलब मैं समझ गया था मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग तो मेरा आरबी संभाल लेगा, जैसे सर को फॉलो करना है वैसे फॉलो हो जाएगा। लेकिन जीएस एक ऐसा पार्ट था जो मैंने सोचा कि मुझे सबका क्रक्स निकाल के कुछ उसमें अपना मसाला मिलाना पड़ेगा, तब थोड़ी बात बनेगी। ओवरऑल तो जीके के लिए आपने क्या एक्चुअली क्या किया कि क्लासेस करी सारी की सारी, या फिर खाली पीवाईक्यू की मदद से चीजों को करते चले गए? पहले तो आपने से बताया था, उस हम्म। तरीके से प्रॉपर फॉलो किया, मैंने क्लासेस देखता था। मैम राधिका मैम पढ़ाती थी तो उनको मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाता था, हम्म। एंड फिर अगले दिन रिवाइज करता था। हम्म। लेकिन जब आपका कोर्स खत्म हो गया बोला जीएस का, मैं हम्म। उसको थोड़ा सा बिंज वॉच करके थोड़ा फास्ट भी देखने लगा था। हम्म। तो जैसे ही कोर्स खत्म हुआ मैं पुराना पूरा भूल गया। पुराना भूल गए? और मैंने ये भी, हाँ भूल गया मैं, और साथ में मैंने ये भी पाया थोड़ा बहुत कि जब मैं क्वेश्चंस लगाता था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम्म। यार मेरे से जीएस बन जाएगी। तो ठीक। फिर मैंने बाकी लोगों की वीडियोस वगैरह देखी एंड अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया कि पहले पीवाईक्यू करो, समझो कि एसएससी पूछना क्या चाहता है, पूरा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, कुछ स्पेसिफिक पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, आपकी किताब से पढ़ी, आरबी से पढ़ी, थोड़ा वापस से एक बार रिकॉल करने में भूल चुका था। फिर लूसेंट थोड़ा सा देखा, मतलब पूरा कुछ नहीं किया लेकिन सबका क्रक्स मिला के एक बना लिया। ओके ओके। ठीक है ठीक है। तो जैसे अभी एग्जाम से पहले आपने कितने मॉक्स दिए होंगे टीयर 1 से पहले? प्री के मैंने लगाए होंगे 50 से थोड़े बहुत आसपास, ज्यादा। 50 से आसपास ज्यादा? कंबाइंड सीजीएल प्लस सीएचएसएल, राइट? सेम ही होते हाँ, हैं? नहीं सीएचएसएल में देता ही नहीं था, सीजीएल का ही करता था। तो सेक्शनल मॉक्स भी देते थे या सिर्फ फुल लेंथ? सिर्फ फुल लेंथ देता था, लेकिन जीएस के लिए ऑफ कोर्स पहचानने के लिए मैंने सेक्शन लगाए थे थोड़े बहुत। फिर अपनी मैथ्स की स्पीड को थोड़ा बढ़ाने के लिए सेक्शन लगाए थे मैंने, ऐसे किया था।
ओके। रीजनिंग के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ी सेक्शनल की, और इंग्लिश के लिए भी नहीं पड़ी। ओके। सो कोई बुक वगैरह फॉलो करी मैथ्स के अलग से? हाँ, आपसे पूछा भी था कि कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है, तो आपने बोला था कि हमारा ही नफा है, तो मैंने उस चीज पे ट्रस्ट किया एंड आगे मूव ऑन किया, तो बनता भी रहता था सब कुछ, तो कभी जरूरत पड़ी नहीं इस चीज की। मेरी चाहत थी कि मैं आऊं एक बार आके और सारे टीवाई लगाऊं खुद से, ताकि एक फुल्ली ठप्पा लग जाए कि अब तो पारी हो जाएगा। लेकिन हम्म। कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ पाई। हाँ, कि ना इतना ज्यादा लेवल है एग्जाम का और ना ही नीड है, क्योंकि जब सारी चीजें कवर हो जाती हैं तो तुम जस्ट इतने ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस की जरूरत उसे होती है जिसकी स्पीड में दिक्कत हो, कि वो हम्म। स्पीड नहीं बना पा रहा है या फिर बैकग्राउंड में थोड़ा इशू है, तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड होती है। और रीजनिंग के लिए भी I think कोई बुक वगैरह की अलग से जरूरत नहीं पड़ी होगी। ले तो ली मैंने, किरण की ले ली थी, लेकिन ऐसे की ऐसे खरीदी हुई रखी हुई है। जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, लेकिन क्योंकि हर एस्पिरेंट का दिल करता है ना कि अगर हम फुल्ली कर रहे हैं तो हम नहीं बाद में ऐसा ही है। ऐसा ना सोचें एक साल बाद। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम में बुक्स ली थी सारी, खुली कोई सी नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड बुक्स खुली थी। हाँ। रीजनिंग में खुला हम्म। हुआ था, एक चैप्टर खुला हुआ गलती से सीरीज का, तो कुछ चीजें होती हैं जो बस। मुश्किल होती हैं, तो यू जस्ट प्रैक्टिस दैट, अदरवाइज नो, जरूरत बस। नहीं होती। जब क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वाई एक्स्ट्रा एफर्ट, उस हाँ, एफर्ट हम ऐसे कहीं था। और लगा सकते हैं कि जहाँ पे वीकनेस है या जो जीके है वास्ट है, तो उसमें यूज कर सकते हैं उस टाइम को। राइट। इंग्लिश के हम्म। लिए कुछ अलग से क्या आपने, या क्लासेस जो थी इनफ थी कोर्स के अंदर, और वोकेबलरी कैसे किया? हाँ, अमन त्रिवेदी सर का पढ़ा रहे थे, वो बहुत मजा आ रहा था। पूरा कोर्स मैंने उनका खत्म किया और अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और उससे मेरा काम बन गया पूरा ग्रामर का। एंड लेकिन वोकेबलरी? वो कैब के लिए मेरी बात नहीं बन रही थी। वो जिस तरीके से बता रहे थे, मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि दिस विल कंप्लीट माय वोकेबलरी। और आप सब लोग कहते भी रहते हो कि वोकेबलरी एक वास्ट चीज है, उसका कोई एंड नहीं है। हम्म। तो तब तक मेरी थोड़ी जीएस की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो मैं समझना चाह रहा था कि यार जीएस भी वास्ट है, कभी खत्म नहीं होगी, तो मैं क्या करूं जिसमें से सवाल बन जाए। तो फिर ऑफकोर्स आंसर आया कि पीवाईक्यूज। तो मैंने ब्लैक बुक खरीदी हम्म। एंड फिर उसको पढ़ना शुरू किया। तो वोकेबलरी मुझे केवल और केवल ब्लैक बुक से एंड जो मेरी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेकर, उससे कवर हो गया। ओके। तो ओवरऑल एक बार मुझे टीयर वन का स्कोर बताओ आप ना, कि सेक्शन वाइज क्या क्या रहा? इसमें दिखा रहा है रीजनिंग में आया था 47.5 सीएचएसएल का, हम्म। एंड जीएस का आया था 23, 13 नहीं आया था, 30 इंग्लिश में आया था। ओके। एंड और मैथ्स में आया 43, हम्म। और इंग्लिश में 35। इंग्लिश में 35, मैथ्स में 43। रीजनिंग में 47.5 एंड जीएस में 23। ओके। तो जब आप टीयर वन दे रहे थे जीएस का, एक बार आपने ओवरऑल कर ली थी चीजें कवर? नहीं, क्या क्या सब्जेक्ट छूट गए थे आपके? मैथ्स तो हो गई थी, रीजनिंग भी हो गई थी, इंग्लिश इंग्लिश में मेरी वोकैब रह नहीं। गई थी। हम्म। इंग्लिश में वोकैब हो गई थी, और जीएस में तो मतलब आपसे पढ़ लिया था एक बार, हम्म। एंड पीवाईक्यूज एक बार देख लिए थे और नोट्स मोटे मोटे बना लिए थे, बट उन होता है ना कि डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे गो थ्रू होकर दिमाग में लेके नहीं जा पाते हैं। नहीं, तो जीके वो उस का वाले स्टेज सारा पे हुआ थे। है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। इवन अगर 1 घंटे की क्लास देख रहे हो, वो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो 45 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे ग्रैब करने के लिए 3.5 घंटे देने पड़ेंगे। मतलब 1 घंटा क्लास है, उसे 2 घंटे तो कम से कम बैठ के याद करेंगे, जैसे बचपन में करते थे। तब बैठेगा, क्योंकि हम्म। फैक्ट्स है, एसएससी में फैक्ट्स हैं ऑब्वियसली। अगर तुम्हें फैक्ट्स याद नहीं होंगे हम्म। तो टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता। उसने तो एक फ्लो बता दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी भाई, ऐसे स्टार्ट करना है, ये करना है। एज लॉन्ग एज वी लर्न देम, जब तक वो एग्जाम में पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ, अब तुम डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो तुम कैसे करोगे भाई? तो जीके का गेम थोड़ा यही है कि याद ही करके चलना पड़ता है, ठीक है, टू स्कोर। हाँ। ठीक है, तो टीयर टू तो के जब मैंने प्री दिया था तो उस जब मैंने टाइम। प्री दिया था जब प्री दिया था तो उस समय तक ये था कि मेरे नोट्स वगैरह मोटे मोटे तैयार हुए थे, बट मैं पढ़ नहीं पाया। ओके। तो टीयर टू के टाइम पे फिर क्या चेंजेस करे? टीयर 2 के टाइम में कुछ चेंजेस कुछ नहीं, मतलब मैं प्लान को फॉलो कर रहा था, मुझे सीजीएल टारगेट था, तो उस हिसाब से मुझे कोई पैनिक नहीं हुआ। ठीक है, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो बस मैंने कवर कर लिया था उनको, हाँ, आगे तक जाने जाने तक। ओके। होता कि नहीं सीएचएसएल हो गया, क्योंकि सीजीएल की जॉब कंपेरेटिवली काफी बेटर है एज कम्पेयर टू सीएचएसएल, राइट? जैसे मेरी आपसे कि बात मैंने हुई उस टाइम पे, और आपने कहा था कि मैं अब सीजीएल की ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा हूँ सीएचएसएल के पेपर के बाद, जब आपने मार्क्स शेयर किए थे। तो उसका हम्म। मैं जानना चाहता हूँ, बाकी लोग भी सुने कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक अजीब सी चीज है। तो चक्कर ये है कि इसमें कुछ तो मेरा डिसीजन है और कुछ मेरा गलत डिसीजन है इसमें। सही डिसीजन में, हाँ, सही डिसीजन में क्या हुआ ना कि मैंने जैसे ही मैं 1 साल से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो उसमें मैंने अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी थोड़ा किया है। राइट। हम्म। तो एंड जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए थोड़ा देखा कि सीएचएसएल निकल गया, तो मैं थोड़ा जॉब देखूं, तो मैंने देखा कि यार सीजीएल से भी करके बंदे जो है 50 400 गेट पे आगे अटक जा रहे हैं, हम्म। प्रमोशन के बाद भी जाके।
बट यूपीएससी एक ऐसी चीज है जहाँ से 50 पॉइंट से बंदा शुरू कर रहा है। हम्म। तो मैंने बोला कि जब मुझे दिख रहा है मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं क्यों फिर सीजीएल में जाके स्टक होके रह जाऊं, क्योंकि लोगों का जो मुझे यूट्यूब से फीडबैक मिला वो ये मिला कि सीजीएल में नहीं पढ़ पाते हैं इतना साथ साथ में, ओके। क्योंकि वो हायर ग्रेड की एक जॉब है, तो उसमें थोड़ा लिमिटेड आवर्स मिलते हैं पढ़ने के। लेकिन सीएचएसएल और एमटीएस इसको हम एज अ स्कॉलरशिप मान सकते हैं रेदर देन अ जॉब। ओके। आपको बड़ी गलत सजेशन मिल गया, जहाँ से भी आपको ऐसा सजेशन मिला। मिल गया वो, ये ठीक है, जो भी गलत हो गया। मैंने उस टाइम पे आपको कहा था, मैंने कहा जब सीजीएल का आपने सीएचएसएल का स्कोर शेयर किया था, मैंने कहा अच्छे तरीके से आप सीजीएल में लग जाओ, राइट। हम्म। तो यू शुड हैव। और दूसरा दूसरा जो मेरा गलत डिसीजन वो ये था कि मेरे साथ क्या डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। जब मेरे साथ मैंने जेई का भी पढ़ा था, तो मैंने एक महीने पहले मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। हम्म। और जब मैंने अपना प्राइवेट में जॉब करना भी शुरू किया, उसको भी मतलब कोई भी बंदा 12 लाख की जॉब ऐसे नहीं छोड़ देता, मैंने छोड़ दिया। हम्म। तो ओके। और वही फिर फाइनली जो हिस्ट्री थी वो रिपीट करी कि मैंने जब सीजीएल की फाइनल प्रिपरेशन करी, तो 1-2 महीने पहले उसको भी छोड़ दिया। हाँ, ये मतलब ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। तो अगर पास्ट में जाते हाँ। तो बदलते इस चीज को डेफिनेटली, या ठीक है अब जो हो, मतलब कोई पछतावा इसका कि नहीं अब सीजीएल, उस टाइम पे अगर आपको मौका मिले कि मैं पीछे जाके सीजीएल की तैयारी कर पाऊँ उस टाइम पे यूपीएससी को छोड़ के, तो क्या आप करेंगे? अगर ऐसे पीछे आने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ चीज चेंज करूंगा। लेकिन यही है कि मैं पास्ट को मतलब रिग्रेट नहीं करता, मैं पास्ट से सीखता हूँ। तो मैंने ये इसलिए डिसाइड किया कि मैं मतलब इस चीज को फिक्स कर पाऊँ कि अगर मैं कोई टारगेट रख लिया है तो उसमें से मेरे को बदलना नहीं है लास्ट 1 महीने में भी। ठीक है, तो अभी। बट अगर आपने बोला कि चेंज करने का, तो ऑफकोर्स हाँ, अगर मैं दिसंबर में जा सकता हूँ वापस तो मैं सीजीएल करूंगा। अगर मैं और पहले जा सकता हूँ तो मैं एसएससी करूंगा ही नहीं, मैं तो यूपीएससी करूंगा फिर सीधा। ठीक है, अब जो है ठीक है। लेट्स होप यू क्रैक यूपीएससी एंड लीव योर ड्रीम, राइट। हम्म। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है, सेटिस्फाइड विद इट? अरे अभी मैंने शुरू ही कहाँ कर पाई, बीच में दीदी की शादी आ गई, तो उसी में बिजी हो गया। ओके। तो फोकस की कमी मुझे लग रही है थोड़ा सा, बढ़ाओ उसे, बिकॉज दिस इज द टाइम, राइट। व्हाट्स योर एज? अभी 25 हो गई है। 25 हो गई है। ठीक है, ओके। वेल, सीजीएल से हो जाता तो आई, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि टाइम उतना सीजीएल में भी मिल जाता आपको पढ़ाई का। बट कोई नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। अगले साल का सीजीएल दोगे आप? नहीं। डायरेक्ट मैं यूपीएससी इसमें अभी? इसमें भी थोड़ा सा एक चीज है कि अगर मैं सीएचएस में जाता हूँ और मुझे वहां पर जॉब लोकेशन ऐसी मिल जाए जहाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ भी अगर कंसर्न आता है, तो मैं अगर अगला सीजन देखी फिर निकाल लूंगा। बट अगर मैं उसमें सेट हो जाता हूँ, यूपीएससी पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो फिर मैं नहीं। कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट किया आपने? नार्कोटिक्स। नारकोटिक्स। ओके। ठीक है, घर के पास ग्वालियर की वजह से, राइट। हाँ, ग्वालियर के वजह से। ओके, बेटर। तो अभी हम वहाँ पे देख कि मैं प्री से लेके मेंस में क्या क्या चेंजेस किया आपने, क्या क्या कुछ बदला अपनी प्रिपरेशन में। सीएचएसएल आप बेसिकली सीजीएल को टारगेट करके ही पढ़ रहे थे, लेकिन सीएचएसएल बीच में आ गया। तो क्या हाँ, सीएचएसएल मेंस से पहले आप अपनी सारी रिवीजन कर पाए थे जो चीज आपने पढ़ी थी, या रैंडमली ऐसा एज अ मॉक की तरह आप पेपर देने गए और? एज अ मॉक पेपर देने गया था मैंने। मम्मी ने बोला भी कि भाई, मम्मी तो बोलती हैं कि पेपर है, सीजीएल को छोड़ो, थोड़ा सीएचएसएल पर पढ़ लो। मैंने बोला हम्म। नहीं, टारगेट सीजीएल है, वही दूंगा, ये तो बस बीच में आ गया एज अ मॉक। तो कोई प्रेशर नहीं बना एग्जाम टाइम में? या कई बार होता है ना कि लगता है यार सारी चीजें रिवाइज नहीं हुई मेरी, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो प्रेशर हो रहा है, चीजें नहीं वर्क करी, तो ऐसा कुछ डर? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हुआ, बट हो रहा था एंड आई वाज एबल टू कंट्रोल इट। मैं कर रहा था मतलब प्रॉपर तरीके से कि ठीक है, कोई बात नहीं, एज अ मॉक है, मैं समझा रहा था अपने आप को बार बार। ओके। तो जैसे सीएचएसएल के मेंस के लिए अलग से मॉक्स लगाए थे, या डायरेक्टली सीजीएल के मॉक्स ही दे रहे थे? सीजीएल की मॉक दिया था मैं, लेकिन जब फाइनल पेपर देने गया उससे पहले एक दो मैंने सीएचएस का मॉक लगा के देख लिया कि क्या रहता है, कुछ अंतर है क्या है, हम्म। कितने मार्क्स का पेपर है। तो नोट, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है इवन, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत बस वही है, जिसको नंबर ऑफ हाँ, क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड जीके, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, राइट। लेवल में क्या फर्क लगा सीजीएल मेंस में और सीएचएसएल मेंस में? मतलब जो मैं फाइनल पेपर दे के आया हूँ उसका, या फिर जो मैं मॉक लगाता था उसका। नहीं, मॉक का तो मैटर ही नहीं करता, फाइनल पेपर। ठीक है, ठीक है। फाइनल पेपर ना, तो फाइनल पेपर सीएचएसएल का तो आसान था ही। हम्म। सीजीएल का भी बहुत ही आसान आया था, बहुत ही ज्यादा आसान। हाँ, तो उस टाइम पे लैक ऑफ रिवीजन कह सकते हैं सीजीएल में कि नहीं हो पाई हमारी, तो अगर रिवीजन भी हो जाती तो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक बनी थी फिर तो सीधा। अब मुझे याद है आपने कहा था कि ऑल इंडिया रैंक बनाएगी तो इंटरव्यू लोगे क्या? हाँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जो है। आई वाज आस्किंग कि
प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसी चीज थी जो आप रेगुलरली करते थे, या जो चीज आपको काफी पसंद थी लेकिन वो आपको छोड़नी पड़ी? तो इसमें देखो, मैं गिटार बजाता हूँ, छोड़ हम्म। दिया। हम्म। पियानो बजाता हूँ, छोड़ दिया। हम्म। सिंगिंग करता था, छोड़ दिया। हम्म। जिम मुझे अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि वो मेरे को मेंटली भी हेल्प करता था, तो उसको मैं जब जब पॉसिबल होता था कंटिन्यू करता था। बट उसका टाइमिंग जो मैं देता था 2 घंटे, वो छोड़ दिया। और हम्म। उसके बाद मूवीज में बहुत ज्यादा देखता था, वो छोड़ दिया। हम्म। एंड मुझे जनरली पसंद है बाकी लोगों के साथ कंसल्ट करना, थोड़ा सा उनको गाइड करना। तो हम्म। मैं बात करना ही छोड़ दिया लोगों से। हम्म। अपने फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हो गया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। हम्म। मतलब जो मैं नोट कर रहा था डायरी में कि यार ये चीज मुझे दिक्कत कर रही है, मुझे हम्म। इसको छोड़ना है, तो मैं इसको छोड़ देता था। ओके। तो कभी ये नहीं लगा, मेंटली स्ट्रेन महसूस नहीं हुआ इस चीज को लेके कि यार जो चीज मुझे खुशी देती है मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ? आपकी बात सुनी थी मैंने, आपने बोला कि संडे लिया करो उसके लिए। हम्म। आपने कहा था संडे ले लिया करो उसके लिए। अच्छा, ओके। तो संडे को करते थे ये काम, रेगुलरली नहीं हाँ, करते, संडे को। संडे को कर लिया करते थे? ओके। चलो, कुछ गाना गा के सुना सकते हैं आप अभी? आर यू इन द पोजीशन टू? नहीं नहीं, पोजीशन पे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिंगिंग में क्या होता है ना, वॉइस रहती है, और मैंने रियाज नहीं किया, बहुत टाइम हो गया है। हाँ पूरा तो 1 डेढ़ साल हो गया। ओके, 1 डेढ़ साल हो गए, संडे को भी नहीं किया? नहीं मतलब, प्रैक्टिस छोड़ दी, गा लिया, ऐसे कैजुअली गा लिया, बट मैं जो एक ओके। प्रोफेशनली करना चाह रहा था, वो मैं हाँ, चीज आई नो। उसमें छोड़ा। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरी तो आवाज इतनी बुरी है, मैं सिंगर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सकता, सुर ही नहीं पता ऐसा चलते। नहीं है। मेरी भी आवाज पहले बहुत बेकार थी, लेकिन मुझे पता चला कि जिस तरीके से हमें लगता है कि हम्म। कुछ चीजें नेचुरली आती हैं, एंड हम्म। कुछ चीजें स्किल से बनाई जा सकती हैं। सिंगिंग इज वन ऑफ देम, कि आप उसको डेवलप कर सकते हो, तो आपकी भी हो सकती है। बिल्कुल। पढ़ाने के बाद गला इतना दुख जाता है ना, तो हिम्मत नहीं होती फिर करने की। नहीं, सही बात है। मैंने भी थोड़ा बहुत जब यूट्यूब वगैरह पे बताने की शुरू करनी है, तो मेरा भी 1 घंटे बाद हो जाता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने, एंड वॉइस भी पिंक करने लगती है। हम्म। ओके। सो कुछ सलाह जो एस्पिरेंट्स को आप देना चाहेंगे कि क्या सही करना चाहिए और क्या गलतियां ना करें प्रिपरेशन के दौरान अपनी? और उसके लिए मैंने पिछली इंटरव्यू में एक लाइन बोली थी, मुझे अच्छी लगती है, मैं दोबारा बता दूंगा। जो जीत जाते हैं, ठीक हम्म, है, उनकी गलतियों को भी लोग स्ट्रेटेजी कह देते हैं। लेकिन हम्म, जो लोग हार जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को भी बस एक गलती कह देते हैं। बिल्कुल। सो तुम अपने हिसाब से बताओ कि आपके लिए क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया, कहाँ आपका टाइम ज्यादा सही। चला गया, क्योंकि सबकी अपनी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, इट्स अप टू द ऑडियंस कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव हम्म। हमारा होता है एंड उसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकलती हैं। मैं आज स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं वो बताता हूँ, राइट? सही बात है। तो क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज को लेके, और आप क्या सलाह दे सकते हैं? ये है कि भाई सी चाहिए आसान है CHSL से। और क्योंकि पूरा सिलेबस सेम है भाई, उसमें हम्म। मार्क्स का भी टेस्ट उतने का ही है। आजकल आप पेपर देख रहे हो, लेवल आपको भी पता है कि कितना नीचे जा चुका है। तो क्यों फालतू में आप इतनी मेहनत करके कम ग्रेड पे के लिए सेटल डाउन हो रहे हो, आप सीरियल दो। ऑब्वियसली। हम्म। यही कहूंगा मैं रेस्पिरेंट्स को। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जब तक लोग कह देते हैं कि तुम 1 2 साल के लिए बंद हो जाओ, पूरा पैक हो जाओ, बट मुझे लगता है कि जैसे आप सोशल से कट कर जाते हो ना, आपके लिए एक बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप होने लगता है कि दिमाग में कि यार क्या कर रहा हूँ, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, या फिर कभी ना कभी लोनलीनेस भी आ जाती है। मेरे को आ गई थी, डिप्रेशन आ गया था, सुसाइडल थॉट्स, तो सब सब कुछ आ जाता है वो तो। लेकिन मुझे फिर मैंने ओपन अप कर दिया था अपने आप को। तो मैं ये कहूंगा कि भाई एकदम एक कमरे में बंद होकर एकदम पागलों की तरह मत पड़ो। ये बस एक जर्नी का पार्ट है, हम्म। एंड उसको आप जियोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, rather than काटोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब हम सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब हम पीस में हो। और अगर आप एक जगह अपने आप को इंक्लाइन कर दो कि एक रूम में बंद कर दिया या उसी में खुद पढ़ रहे आ रहे हैं, ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहे, तो तुम्हारा एक साइड ब्लॉक हो गया, तो यू आर नॉट एट पीस, एंड व्हेन यू आर नॉट एट पीस यू कांट परफॉर्म वेल। सो योर माइंड शुड बी एट हम्म। पीस व्हाइल लर्निंग। जब सब सबसे ज्यादा सीख सकते हैं आप। ठीक है, दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो फिर तो तुम एक छोटी सी चीज को पूरे दिन बैठे रहो तब भी वो पूरा नहीं होने वाला। इट्स लाइक कि आउटपुट कितना निकल रहा है तुम्हारा। तो सही है। जितना अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में होंगे उतना ज्यादा हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे एग्जाम का तो ऑब्वियसली हम बुरा ही परफॉर्म करेंगे, इवन दो हम नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पुट ऑन करें। ओके। यस। कुछ और जो आप कहना चाहें लास्ट सम अप करने के लिए अपनी जर्नी को, और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स तैयारी करने की सोच रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एसएससी फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट में उन्हें क्या डिसीजंस लेने चाहिए, व्हाट कैन वर्क व्हाट वॉन्ट? देखो भाई,
अगर मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना कि तुम लोग क्या डिसीजन लेना है, तो तुम बस दूसरों की सलाह ही मानते रह जाओगे। तो मैं आज अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि मतलब व्हाट इज योर डिसीजन, कि तुम्हें करना है नहीं करना है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर मुझे अब क्या बताना है मैं बता देता हूँ कि एसएससी गेम ना बहुत आसान करता जा रहा है, जिसमें आपकी मेहनत कम होती जा रही है, लक का फैक्टर बहुत होता जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको एनालाइज करके खुद से पूछें कि अगर 2 साल बाद भी लक की वजह से आपका पेपर नहीं निकलता, क्या आप इस गेम में बने रह सकते हो या नहीं, क्योंकि ये गेम लंबा है, इसमें बने रहेगा जो इंसान वही जीतेगा। हम्म क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स देने वाले बहुत हैं, और लक कांट फेवर ऑल ऑफ देम, राइट? सो कुछ हम्म। ऐसे भी होंगे जो मेहनत करेंगे लेकिन पेपर इजी आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा सिली मिस्टेक्स हो गई तो यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। एंड इफ समवन हु हैज प्रिपेयर्ड वेल बट एग्जाम डे वाले दिन उसकी चीजें सही वर्क कर गई, तो उसके लिए चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो यू शुड बी रेडी, and you have to attempt multiple papers, right? You don't can't stick to like I will give only SSC CGL. I will be giving SSC CGL CHSL or whatever examinations which have the similar pattern. Once I prepare for in detail, then I will be giving all the examinations, so that if in one examination our luck doesn't favor, we can go with the other option, right? भाई लोग इस वाली लाइन पे अंडरलाइन कर लेना कि एक एक पहले पेपर की प्रिपरेशन 100% करनी है। जैसे सर ने बोला हाँ। कि सीजीएल की पहले या किसी की भी एक पहले अच्छे से कर लो, फिर आप जो है कहीं भी दे सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरपीएफ की थोड़ी सी कर ली, फिर एमटीएस की थोड़ी कर ली, तो कहीं की नहीं बचोगे। हाँ, सेवा सब में सेम। अभी इवन अभी जैसे एएलपी का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के मेरे मैसेज आए 100% आए हैं सर। चीजें पढ़ी थी जो सिर्फ एसएससी के लिए आप पढ़ा रहे थे वही पढ़ा, अलग से आरपीएफ का देखा भी नहीं कि क्या प्रीवियस ईयर होते हैं क्या कुछ होता है, बस एग्जाम देने गए। क्योंकि सिलेबस सेम है, थिंग्स आर सेम, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल मैच इवन विद डिजिट्स, राइट? सो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड देन यू कैन स्कोर अ वेरी गुड। सो थैंक यू अमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।